नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर, जहां मैं आपके लिए साहित्यिक कहानियाँ लेकर आती हूं। और अब जो कहानी मैंने शुरू की है वो है मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई अति प्रसिद्ध कहानी दो सखियाँ। इस कहानी में दो सखियाँ चंदा और पद्मा पत्रों के माध्यम से अपने जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव के बारे में बात करती हैं। इस कहानी में हमने अब तक यह देखा कि पद्मा अपनी सखी चंदा को बताती है कि किस तरह से उसे पास ही में रहने वाला एक युवक पसंद आ गया है और वह उससे बहुत प्रेम करने लगी है। वह चाहती है कि उससे उसकी शादी हो, लेकिन अभी कुछ तय नहीं है। दूसरी ओर चंदा का विवाह भी तय हो गया है। चंदा परंपरागत विचारधारा को मानती है और अपने पिता के द्वारा बताए हुए रिश्ते को ही स्वीकार करती है। चंदा अपनी सखी पद्मा को अपने विवाह पर बुलाती है, तो क्या पद्मा आती है? यह देखने के लिए आइए सुनते हैं इसका तीसरा भाग। अब पद्मा अपनी सखी चंदा को पत्र के माध्यम से लिख रही है। प्यारी चंदा, सैकड़ों बातें लिखनी हैं। किस क्रम से शुरू करूं समझ में नहीं आता। सबसे पहले तुम्हारे विवाह के शुभ अवसर पर ना पहुंच सकने के लिए क्षमा चाहती हूं। मैं आने का निश्चय कर चुकी थी। मैं और प्यारी चंदा के स्वयंवर में न जाऊं, मगर उसके ठीक 3 दिन पहले विनोद ने अपना आत्मसमर्पण करके मुझे ऐसा मुग्ध कर दिया कि फिर मुझे किसी की सुध न रही। वे प्रेम के अंतस्थल से निकले हुए उष्ण, आवेशमय और कंपित शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मैं खड़ी थी और विनोद मेरे सामने घुटने टेके हुए प्रेरणा, विनय और आग्रह के पुतले बने बैठे थे। ऐसा अवसर जीवन में एक ही बार आता है, केवल एक बार, मगर उसकी मधुर स्मृति किसी स्वर्ग संगीत की भांति जीवन के तार तार में व्याप्त रहती है। तुम उस आनंद का अनुभव कर सकोगी। मैं रोने लगी, कह नहीं सकती मन में क्या क्या भाव आए, पर मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। कदाचित यही आनंद की चरम सीमा है। मैं कुछ कुछ निराश हो चली थी। 3-4 दिन से विनोद को आते जाते कुसुम से बातें करते देखती थी। कुसुम नित नए आभूषणों से सजी रहती थी। और क्या कहूँ, एक दिन विनोद ने कुसुम की एक कविता मुझे सुनाई और उसके एक एक शब्द पर सिर धुनते रहे। मैं माननी तो हूँ ही, सोचा जब यह उस चुड़ैल पर लट्टू हो रहे हैं तो मुझे क्या गरज पड़ी है कि इनके पीछे अपना सिर खपाऊं। दूसरे दिन वह सवेरे आए तो मैंने कहला दिया, तबीयत अच्छी नहीं है। जब उन्होंने मुझसे मिलने के लिए आग्रह किया तब विवश होकर मुझे कमरे में आना पड़ा। मन में निश्चय करके आई थी, साफ कह दूंगी, अब आप ना आया करें। मैं आपके योग्य नहीं हूँ। मैं कवि नहीं हूँ, विदुषी नहीं हूँ, सुभाषिनी नहीं हूँ। एक पूरी स्पीच मन में उमड़ रही थी, पर कमरे में आई और विनोद के सतृष्ण नेत्र देखे। प्रबल उत्कंठा में कांपते हुए होंठ। बहन, उस आवेश का चित्रण नहीं कर सकती। विनोद ने मुझे बैठने भी न दिया। मेरे सामने घुटनों के बल फर्श पर बैठ गए और आतुर उन्मत्त शब्द मेरे हृदय को तरंगित करने लगे। 1 सप्ताह तैयारियों में कट गया। पापा और मामा फूले न समाते थे और सबसे प्रसन्न थी कुसुम। यही कुसुम जिसकी सूरत से मुझे घृणा थी। अब मुझे ज्ञात हुआ कि मैंने उस पर संदेह करके उसके साथ घोर अन्याय किया। उसका हृदय निष्कपट है। उसमें ना ईर्ष्या है न तृष्णा। सेवा ही उसके जीवन का मूल तत्व है। मैं नहीं समझती उसके बिना ये 7 दिन कैसे कटते। मैं कुछ खोई खोई सी जान पड़ती थी। कुसुम पर मैंने अपना सारा भार छोड़ दिया था। आभूषणों के चुनाव और सजाव, वस्त्रों के रंग, काट छांट के विषय में उसकी सुरुचि विलक्षण है। 8वें दिन जब उसने मुझे दुल्हन बनाया तो मैं अपना रूप देखकर चकित रह गई। मैंने अपने आप को कभी ऐसी सुंदरी न समझा था। गर्व से मेरी आंखों में नशा सा छा गया। उस दिन संध्या समय विनोद और मैं 2 भिन्न जलधाराओं की भांति संगम पर मिलकर अभिन्न हो गए। विहार यात्रा की तैयारी पहले से ही हो चुकी थी। प्रातःकाल हम मसूरी के लिए रवाना हो गए। कुसुम हमें पहुंचाने के लिए स्टेशन तक आई और विदा होते समय बहुत रोई। उसे साथ ले चलना चाहती थी, पर न जाने क्यों वह राजी न हुई। मसूरी रमणीक है, इसमें संदेह नहीं। श्याम वर्ण मेघमालाएं पहाड़ियों पर विश्राम कर रही हैं। शीतल पवन आशा तरंगों की भांति चित्त का रंजन कर रहा है।
पर मुझे ऐसा विश्वास है कि विनोद के साथ मैं किसी निर्जन वन में भी इतने सुख से रहती। उन्हें पाकर अब मुझे किसी वस्तु की लालसा नहीं। बहन, तुम इस आनंदमय जीवन की शायद कल्पना भी न कर सकोगी। सुबह हुई, नाश्ता आया, हम दोनों ने नाश्ता किया, डोंडी तैयार है, 9 बजते बजते सैर करने निकल गए। किसी जलप्रपात के किनारे जा बैठे, वहाँ जल प्रवाह का मधुर संगीत सुन रहे हैं, या किसी शिलाखंड पर बैठे मेघों की व्योम क्रीड़ा देख रहे हैं। 11 बजते बजते लौटे, भोजन किया, मैं पियानो पर जा बैठी। विनोद को संगीत से प्रेम है, खुद बहुत अच्छा गाते हैं और मैं भी गाने लगती हूँ, तब तो वह झूमने ही लगते हैं। तीसरे पहर हम 1 घंटे के लिए विश्राम करके खेलने या कोई खेल देखने चले जाते हैं। रात को भोजन के बाद थिएटर देखते हैं और वहाँ से लौटकर शयन करते हैं। ना सास की घुड़कियाँ, ना नंदों की कानाफूसी और ना ही जेठानियों के ताने। पर इस सुख में भी मुझे कभी कभी एक शंका सी हो जाती है। फूल में कोई कांटा तो नहीं छिपा हुआ? प्रकाश के पीछे कहीं अंधकार तो नहीं है? मेरी समझ में नहीं आता, ऐसी शंका क्यों होती है। अरे, ये लो 5 बज गए। विनोद तैयार हैं, आज टेनिस का मैच देखने जाना है। मैं भी जल्दी से तैयार हो जाऊं, शेष बातें फिर लिखूंगी। हाँ, एक बात तो भूली ही जा रही हूँ, अपने विवाह का समाचार लिखना। पतिदेव कैसे हैं, रंग रूप कैसा है, ससुराल गई या अभी मैके में ही हो? ससुराल गई हो तो वहाँ के अनुभव अवश्य लिखना। तुम्हारी तो खूब नुमाइश हुई होगी। घर, कुटुंब और मोहल्ले की महिलाओं ने घूंघट उठा उठा कर खूब मुंह देखा होगा, खूब परीक्षा हुई होगी। ये सभी बातें विस्तार से लिखना। देखें फिर कब मुलाकात होती है। तुम्हारी पद्मा। तो इस तरह से इस कहानी में हमने देखा कि जहाँ एक सखी अपनी शादी के बारे में बात कर रही है, वहीं दूसरी पद्मा की शादी फिक्स भी हो जाती है और शादी हो भी जाती है। वो अपने विवाह के बाद के जीवन के बारे में अपनी सखी को बता रही है और उससे उसके अनुभव पूछ रही हैं। तो अब देखते हैं अगली बार दूसरी सखी क्या बताती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो आगे देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।